Yeah. तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ बेसिक डेफिनेशंस. टुडे आवर टॉपिक इज़ चैप्टर 1 बेसिक डेफिनेशन. बेसिक डेफिनेशन इस चैप्टर में जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है कम्युनिटी मेडिसिन की. ठीक है, कम्युनिटी मेडिसिन क्या होता है? कम्युनिटी मेडिसिन बेसिकली जो WHO ने डेफिनेशन दी है कम्युनिटी मेडिसिन की, कि कम्युनिटी मेडिसिन इज़ बेसिकली डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर टू द पीपल बाय हेल्थ केयर टीम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ अ कम्युनिटी. यानी कि आपने डिलीवर करना है हेल्थ केयर टू द पीपल, लोगों को, बाय द हेल्थ केयर टीम, ताकि आप इम्प्रूव कर सकें हेल्थ ऑफ अ कम्युनिटी. वो कहलाती है आपकी कम्युनिटी मेडिसिन. कम्युनिटी क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज large number of individuals living together in a defined geographical area having a common interest, goals and a ways of life. तो हम कम्युनिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? कम्युनिटी क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. इसमें काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जिसमें वो जो एक डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया में रह रहे होते हैं, जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, गोल्स होता है और वेज ऑफ लाइफ होती हैं. यानी कि ऐसे लोग जिनकी एरिया ऑफ लोकेलिटी, एरिया ऑफ लिविंग, उनका जोग्राफी सेम है, उनका सेम इंटरेस्ट है, उनके सेम गोल्स हैं, वो आपकी कम्युनिटी बनाते हैं. मेडिसिन क्या है? The branch of science that deals with the diagnosis, treatment and maintenance of health. ये वो ब्रांच है जिसके अंदर आप डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ के बारे में स्टडी करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड योर मेडिसिन. नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर. कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर क्या है? इसमें आप प्रोविजन करते हैं पर्सनल और इम्पर्सनल सर्विसेज टू द कम्युनिटी. यानी कि आपने कॉम्प्रिहेंसिवली सारी हेल्थ केयर सर्विसेज कम्युनिटी को प्रोवाइड करनी है, जिसमें पर्सनल भी आ जाती हैं और इम्पर्सनल भी आ जाती हैं. ठीक है, और इसमें आपका एम क्या होता है? एम याद रखना, इसमें आपका सबसे पहला एम होता है कि आपने प्रिवेंट करना है डिजीज़ को. सेकेंड, क्योर करना है इलनेस को. नंबर थर्ड, डिसेबिलिटी को लिमिट करना है, प्रिवेंट करना है, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी को प्रिवेंट करना है और डिपेंडेंसी एसोसिएटेड विद इलनेस, इन चीज़ों को आपने प्रिवेंट करना होता है इसके अंदर. फिर है इसमें पर्सनल हेल्थ सर्विसेज. पर्सनल हेल्थ सर्विसेज क्या है? जो डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स को. यानी कि ये वो सर्विसेज हैं जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है इंडिविजुअल के साथ, जैसे कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ है, स्कूल हेल्थ है और ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज हैं. तो सो फॉर हमने जो अभी तक पढ़ी है, हमने पढ़ा है इसके अंदर कि कम्युनिटी मेडिसिन क्या है. कम्युनिटी मेडिसिन वो ब्रांच है जिसके अंदर कम्युनिटी हेल्थ टीम प्रोवाइड करती है हेल्थ सर्विसेज कम्युनिटी को, ताकि वो इम्प्रूव कर सके कम्युनिटी की हेल्थ को. फिर हमने इसमें डिफाइन किया कि कम्युनिटी होता क्या है. ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो कि एक जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, जिनका इंटरेस्ट ज़िंदगी में, जिनके गोल्स एक जैसे होते हैं, तो वो आपकी एक कम्युनिटी बनाते हैं. मेडिसिन क्या है? ये वो ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर आप डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ के बारे में स्टडी करते हैं. फिर हमने देखा कि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर क्या है. कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर में आप प्रोवाइड करते हैं पर्सनल और इम्पर्सनल हेल्थ सर्विसेज टू द पीपल. नीचे हमने डिफाइन किया है कि पर्सनल सर्विसेज क्या है. पर्सनल सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं आपकी हेल्थ को. नेक्स्ट, इम्पर्सनल सर्विसेज. इम्पर्सनल सर्विसेज क्या होती हैं? ये वो सर्विसेज हैं जो इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं आपकी हेल्थ को. ठीक है, जैसे कि प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, ड्रेनेज, हाउसिंग और वेक्टर कंट्रोल. तो ये कहलाती हैं आपकी इम्पर्सनल हेल्थ सर्विसेज. हेल्थ टीम क्या होता है? हेल्थ टीम बेसिकली ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं. ये वो इंडिविजुअल्स हैं जिनके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. ठीक है, और इसको, जिन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हर बंदा अपनी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से अपना आउटपुट देता है, तो वो आपकी एक टीम बनाते हैं. तो जैसे उन्होंने डिफाइन किया है कि ये क्या है? अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु शेयर कॉमन हेल्थ गोल्स, जिनके एक जैसे गोल्स हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिटर्मिन बाय द कम्युनिटी, बेस्ड ऑन द कम्युनिटी. ठीक है, जिसको अचीव करने के लिए ईच मेंबर ऑफ द टीम कॉन्ट्रीब्यूट इन अकॉर्डेंस विद हिज कॉम्पिटेंसी एंड स्किल. हर बंदा कॉन्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है अपनी स्किल, अपनी सलाहियत के हिसाब से, तो वो आपकी एक हेल्थ की टीम बन जाती है. नेक्स्ट हमने इसमें डिफाइन किया है, इसमें डिफाइन हुआ है प्रिवेंटिव मेडिसिन. सो व्हाट इज बेसिकली प्रिवेंटिव मेडिसिन? प्रिवेंटिव मेडिसिन बेसिकली दिस इज साइंस एंड आर्ट ऑफ, इसमें भी दिस इज बेसिकली बिकॉज दिस इज अ नॉलेज जिसमें आप अप्लाई करते हैं, तो ये भी एक साइंस है और आर्ट है जिसके अंदर आपने डिजीज़ को प्रिवेंट करना, प्रोलॉन्ग करना लाइफ को, और प्रमोट करना फिजिकल और मेंटल हेल्थ को, ये आप स्टडी करते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज प्रिवेंटिव मेडिसिन? दिस इज साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिजीज,
prolonging life and promoting physical and mental health. साइंस होता क्या है? बेसिक फैक्ट्स और प्रिंसिपल को साइंस कहते हैं, ठीक है. आर्ट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल इज कॉल्ड आर्ट. पब्लिक हेल्थ क्या है? यही जो प्रिवेंटिव मेडिसिन की डेफिनेशन को अगर आप यूज़ करें ऑर्गेनाइज कम्युनिटी एफर्ट्स में तो ये पब्लिक हेल्थ कहलाता है. सो हम इसमें देख रहे थे कि पब्लिक हेल्थ क्या है. पब्लिक हेल्थ को हमने डिफाइन किया प्रिवेंटिव मेडिसिन की ही अगर हम लोग ये डेफिनेशन ले लेना, द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिजीज एंड प्रोलॉन्गिंग लाइफ, प्रमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. और अगर इन चीज़ों में हम ऑर्गेनाइज कम्युनिटी एफर्ट ले आए तो वो आपकी कहलाएगी पब्लिक हेल्थ, ठीक है. तो जैसे उन्होंने बताया है पब्लिक हेल्थ को कि साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिजीज, प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड प्रमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड एफिशिएंसी थ्रू ऑर्गेनाइज कम्युनिटी एफर्ट, तो वो आपकी कहलाती है पब्लिक हेल्थ. पब्लिक हेल्थ के अंदर हम लोग यही चीज़ें कर रहे होते हैं, यानी कि हम डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं, प्रोलॉन्ग करते हैं लाइफ को और प्रमोट करते हैं फिजिकल मेंटल हेल्थ को थ्रू ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट. जैसे कि हम सैनिटेशन ऑफ एनवायरनमेंट पे काम करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइज कम्युनिटी एफर्ट है ये भी. इसी तरह हम लोग देखेंगे नर्सिंग सर्विसेज एंड मेडिकल सर्विसेज फॉर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. थर्ड पॉइंट इसमें है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी मशीनरी दैट विल इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ. तो ये हमारे पास थी कि पब्लिक हेल्थ में क्या क्या आता है. नेक्स्ट आगे फर्दर जो हम लोग इसमें डिफाइन करेंगे कि पब्लिक होता क्या है. पब्लिक बेसिकली पीपल ऑफ कम्युनिटी हु डिसाइड एक्शंस टू अकम्प्लिश गोल, यानी कि ये आपकी कम्युनिटी के लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आप कौन से एक्शंस लेंगे जिसके थ्रू आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं. सो दैट फॉर्म्स योर पब्लिक. सोशल मेडिसिन क्या होती है? इफ़ यू स्टडी मैन इन हिज इन्वायरमेंट, आप एक इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हैं उसके इन्वायरमेंट के अंदर, उस इन्वायरमेंट के अंदर उसके फिजिकल फैक्टर्स भी आते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आते हैं, और जिसके थ्रू आप ये इट इज़ कंसर्न नॉट ओनली विद क्यूरेटिव मेडिसिन बट ऑल्सो विद हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज. सो सोशल मेडिसिन के अंदर हम एक इंडिविजुअल को होलिस्टिकली स्टडी करते हैं उसके अपने इन्वायरमेंट के अंदर, ताकि हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकें कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, हमारे पास ग्रास रूट डाटा आ जाए, ठीक है. और इसके ज़रिए से आप ना सिर्फ क्यूरेटिव मेडिसिन आप क्योर की तरफ जाते हैं बल्कि आप हेल्थ को प्रमोट भी कर सकते हैं और डिजीज़ को प्रिवेंट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है इसमें आप डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ हाइजीन. आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हाइजीन. हाइजीन इज़ बेसिकली, ये भी साइंस है हेल्थ की, ठीक है, दैट एम्ब्रेसेस ऑल द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू हेल्थफुल लिविंग. जब आप हाइजीन की बात करते हो तो आपको याद रखना चाहिए कि हाइजीन इज़ रिलेटेड टू हेल्थ. सो हाइजीन इट इज़ अ साइंस ऑफ हेल्थ जिसके अंदर आप सारे वो फैक्टर्स देखोगे जिसकी वजह से हेल्थफुल लिविंग होती है इंडिविजुअल की. उसके बाद है सोशल हाइजीन. सोशल हाइजीन क्या है? साइंस ऑफ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यानी कि आपकी सोशली हाइजीन यानी कि सोशल हेल्थ किस पे डिपेंड करती है? आपके इंटरेक्शन पे डिपेंड करती है, और इसके अंदर आप अपने इंटरेक्शंस देखेंगे, स्पेशली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस देखेंगे, ठीक है. तो आपकी हाइजीन इफेक्ट होती है आपके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से. तो इसके अंदर आपने ये देखना है कि कौन से ऐसे मयज़ लेंगे जिसके थ्रू आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या अदर रिलेटेड इन्फेक्शन दैट इफेक्ट्स योर हेल्थ आप वो लें, ठीक है. वो आप एंड इंक्लूड रिहैबिलिटेशन. इसके अंदर आपकी रिहैब केयर भी आ जाती है, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग. और अपने ये भी फाइंड आउट करना होता है कि एक सोसाइटी के अंदर जो हेल्थ इफेक्टिव जो टारगेट्स हैं या हेल्थ इफेक्टिव जो फैक्टर्स हैं उसका जो कंट्रीब्यूटिंग कॉज क्या है, ठीक है, आप ट्रेस करते हैं उन चीज़ों को, ठीक है. तो इसके अंदर हमने अभी तक देखा है पब्लिक हेल्थ को हमने डिफाइन किया कि पब्लिक हेल्थ क्या है. जो पीपल एक कम्युनिटी को, जो लोग एक कम्युनिटी को बनाते हैं, हम उन लोगों के देखते हैं कि एक्शंस क्या हैं, ठीक है, और हाउ दे आर अचीविंग द गोल्स, दैट फॉर्म्स अ पब्लिक, ठीक है. फिर हमने इसमें डिफाइन किया कि सोशल मेडिसिन क्या है. द स्टडी ऑफ मैन इन हिज इन्वायरमेंट. एक इंडिविजुअल को आप स्टडी कर रहे हैं उसके अपने इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, और इसमें हमारा जो कॉज या एम है वो ये है कि हम ना सिर्फ क्योर करें बल्कि हम ग्रास रूट लेवल को डाटा कलेक्ट करके हम हेल्थ को प्रमोट भी कर सकें और डिजीज़ को प्रिवेंट भी कर सकें. नेक्स्ट हमने इसमें डिफाइन किया कि हाइजीन क्या है. हाइजीन के अंदर हम स्टडी करते हैं हेल्थ को, और वो फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, हम उनके बारे में स्टडी करते हैं. फिर हमने डिफाइन किया कि सोशल हाइजीन क्या होती है. सोशल हाइजीन में हमने वो सारे मयज़ लेने होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो सोशल हेल्थ है वो इफेक्ट होती है, जैसे कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, इस तरह की बाकी वनरेबल डिजीज़ हैं, ठीक है. इसमें आप ना सिर्फ उनको प्रिवेंट करेंगे, रिहैब करेंगे, बल्कि आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी करते हैं.
नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज प्रोग्राम, कि व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम कहते हैं किसी भी ऑनगोइंग एक्टिविटी को, यानी कि एक एक्टिविटी जो कंटिन्यूस है अंटिल अचीवमेंट ऑफ योर गोल्स, अंटिल अचीवमेंट ऑफ योर एम्स, वो कहलाता है आपका प्रोग्राम। प्रोग्राम की आगे दो टाइप्स होती हैं, वर्टिकल प्रोग्राम भी होता है और हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम भी होता है। जो वर्टिकल प्रोग्राम होता है ना, इसमें आप एक सिंगल प्रोग्राम को लेके चलते हैं। जैसे कि एक सिंगल प्रोग्राम है आपका ईपीआई का। ईपीआई का मतलब जैसे कि ईपीआई स्टैंड फॉर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। इसमें आप इम्यूनाइजेशन को लेके चलते हैं, ठीक है, और आपका टारगेट होता है कि आपकी जितने भी कम्युनिटी के इंडिविजुअल्स हैं वो इम्यूनाइज हो जाएं। तो वर्टिकल प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम जिसमें सिंगल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ सर्विस फॉर द कम्युनिटी, जिसमें एक टारगेटेड एम होता है, वो आपका वर्टिकल प्रोग्राम होता है। जैसे कि एग्जांपल्स उन्होंने दी हैं कि एड कंट्रोल प्रोग्राम है आपके पास, जो आपको एड्स को प्रिवेंट करने के लिए होता है, ठीक है। लाइक वाइज उन्होंने बताया है कि लेप्रेसी को कंट्रोल करने के लिए भी प्रोग्राम है, मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए भी, और टीबी को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि ऐसे प्रोग्राम्स जिसमें एक स्पेसिफिक टारगेट होता है वो आपका कहलाता है वर्टिकल प्रोग्राम। हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जिसमें दो डायमेंशंस होती है। इसमें आपने पर्सन हेल्थ पे भी काम करना होता है और कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना होता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड योर हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम। हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम्स की उन्होंने आगे एग्जांपल्स दी हैं कि हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम के अंदर आपका सोशल एक्शन प्रोग्राम आ जाता है, सोशल एक्शन प्रोग्राम 2, नेशनल प्रोग्राम ऑफ फैमिली प्लानिंग, क्योंकि फैमिली प्लानिंग में आप इंडिविजुअल और कम्युनिटी और हेल्थ केयर टीम सारे कलेक्टिवली काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह प्राइमरी हेल्थ केयर है। सो जब वर्टिकल प्रोग्राम एक टारगेटेड प्रोग्राम कम्युनिटी के साथ मर्ज हो जाता है तो वो कहलाता है आपका हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम। अब हम इसमें देखेंगे कि कम्युनिटी डायग्नोसिस क्या होता है। कम्युनिटी डायग्नोसिस के अंदर हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके पास जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के अंदर मोर्टेलिटी रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, मॉर्बिडिटी रेट कितना है, यानी कि डिजीज़ रेट कितना है, लाइक वाइज रिस्क रेशो क्या है वहाँ पे। तो एक कम्युनिटी का जो आप पूरा स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, उसका मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, वो आपका कहलाता है कम्युनिटी डायग्नोसिस। हेल्थ टेक्नोलॉजी में आपने देखना है आपके हेल्थ के जो 3 पिलर्स हैं वो आपने याद रखने हैं। 3 मेन चीज़ें हैं, आपका मैन पावर, आपके रिसोर्सेज और आपके इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो इसमें आपने ये देखना है कि किस तरह से क्लिनिकल एप्लीकेशन हो रही है साइंटिफिक नॉलेज की, और ये जो आपके पिलर्स हैं ये कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं। तो ये आपकी हेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। 3 पिलर्स हैं आपके, सबसे फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन पावर, सेकेंड रिसोर्सेज एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। सो हेल्थ टेक्नोलॉजी में आप एप्लीकेशन देखते हैं साइंटिफिक नॉलेज की, स्किल्स की, एंड लाइक वाइज आप मैन पावर, रिसोर्सेज और इंस्ट्रूमेंट्स की यूटिलाइजेशन के बारे में देखते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज में हम देखेंगे प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव अप्रोच को यूज़ करते हुए हम अपनी कम्युनिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज सोशल एनाटॉमी। सोशल एनाटॉमी क्या होता है? इफ़ वी गो टू द कम्युनिटी एंड स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी, इट इज़ कॉल्ड सोशल एनाटॉमी। अगर आप एक कम्युनिटी में जा रहे हैं और उस कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी कर रहे हैं तो वो कहलाती है आपकी सोशल एनाटॉमी। हेल्थ केयर सर्विसेज में होलिस्टिक केयर आ जाती है, यानी कि जितनी भी प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, मेडिकल केयर सर्विसेज हैं वो आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज में आती हैं। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, टारगेट एंड गोल। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इट इज़ द प्लान एंड पॉइंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। जो भी आप सब कुछ प्लान कर रहे होते हैं उसका डेफिनेटली कोई ना कोई प्लान एंड पॉइंट होता है, वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि आप एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसके शुरू में आप ऑब्जेक्टिव्स उसके डिफाइन करते हैं कि मतलब एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन आपकी जो ऑडियंस है दे विल बी एबल टू डिफाइन द पर्टिकुलर कंटेंट जो आपने सेलेक्ट किया होता है, वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। सो प्लान एंड पॉइंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ इज नोन एज ऑब्जेक्टिव। टारगेट क्या है? वो सारी एक्टिविटीज़ दैट विल परमिट द डिग्री ऑफ अचीवमेंट, जिनके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। और गोल क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, सारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं एक यूनिफाइड गोल के ऊपर बनाए जाते हैं। तो वो जो गोल होता है ना, दैट इज बेसिकली द अल्टीमेट डिजायर्ड स्टेट टुवर्ड विच ऑब्जेक्टिव्स एंड रेजोल्यूशंस आर डायरेक्टेड, यानी कि जिसकी तरफ आपने सारे ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, सारी एफर्ट्स की हैं, वो जो एंड पॉइंट है वो आपका गोल कहलाता है। सो इसमें हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है और गोल क्या है। नेक्स्ट, इलनेस। अब इलनेस क्या है? इट इज़ अ फिनोमिना इन विच वन और मोर नेचुरल फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर डिस्टर्ब। मतलब ये वो कंडीशन है आपकी बॉडी की जिसमें आपके एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस जो है बॉडी के वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे आप अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ नॉर्मल लिविंग अपना रोल प्ले नहीं कर पाते हैं, ठीक।
So, meet the natural requirement of everyday life. It is a state in which the equilibrium between body and its functions are disturbed, and man is aware of his state of being unwell. So, illness वो condition है जिसमें जो subject है, जो individual है, जो feel कर रहा है कि there is something difference in his body, या उसके कोई body system है वो सही काम नहीं कर रहा है, या उसको जो subjective experiences हैं वो share करेगा. So, man will be aware कि उसको illness है, मतलब there is something wrong with him. So, illness और disease में ये difference होता है कि जो इलनेस में इंडिविजुअल है उसको पता होता है कि ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, ही इज़ फटीग्ड, ही इज़ टायर्ड, सो ही कैन नरेट ऑल दोज फीलिंग्स. टाइप्स ऑफ इलनेस. इलनेस दो तरह की होती है, एक्यूट इलनेस एंड क्रॉनिक इलनेस. जो एक्यूट इलनेस होती है, एज द नेम सजेस्ट कि एक्यूट मीन्स इट इज़ फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन बट इट विल स्वेयर, यानी कि थोड़े टाइम के लिए हुई लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है ना वो स्वेयर होगी. क्रॉनिक इलनेस की अगर हम बात करें तो ये वो इलनेस है जो कि थोड़े से लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, लेकिन इसमें क्योंकि ये परसिस्टेंट रह रही होती है इसमें, इसलिए जो डिसेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू वो शॉक जो आपको एक्यूट में लगे. ऐसी इलनेस जो एक्यूट हो, शॉर्ट ड्यूरेशन में हो, तो वो ज़्यादा स्वेयर होती है एज़ कम्पेयर टू क्रॉनिक जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो, तो उसकी जो लॉन्ग ड्यूरेशन है लेकिन उसकी डिसेबिलिटी कम होती है. ठीक है, क्योंकि वो एक रेगुलर पैटर्न होता है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज डिजीज. डिजीज क्या है बेसिकली? इट इज़ अ कंडीशन इन विच बॉडी हेल्थ इज इम्पेयर्ड. डिजीज इज अ प्रोसेस पर्सन मे नॉट बी अवेयर ऑफ इज बीइंग डिजीज्ड. सो डिजीज एक वो कंडीशन है जिसके अंदर आपकी बॉडी सिस्टम सही से काम नहीं कर रहे होते. लेकिन इलनेस और डिजीज में डिफरेंस क्या है? डिजीज वो कंडीशन है जिसमें पर्सन मे नॉट बी अवेयर. ठीक है, इंडिविजुअल को समटाइम नहीं पता होता कि उसे डिजीज है, जबकि इलनेस में इंडिविजुअल अपना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बता रहा होता है कि उसे हेडेक है, वो फटीग्ड है, या वो ही इज़ फीलिंग अनवेल. जबकि डिजीज में ये एक अंडरगोइंग प्रोसेस है जो कि इंडिविजुअल समटाइम इससे अनअवेयर होता है. जैसे कि आप जाते हैं सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस, आप सीरोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए जाते हैं, या आप वैसे डॉक्टर को विजिट करते हैं. ठीक है, और आपको पता नहीं चलता कि आपको कैंसर है, और जब टेस्टिंग होती है उसके बाद आपको ये आइडेंटिफाई होता है कि आपको तो कैंसर था. तो ये जो डिजीज़ है ना, सो यू वर सफरिंग फ्रॉम डिजीज जिसका आपके बारे में आपको पता नहीं था, बट आप वो सिम्टम्स जो है वो फील कर रहे थे, तो इलनेस फील कर रहे थे आप, लेकिन अंडरगोइंग डिजीज़, ये पैथोलॉजिकल जो चेंजेस है वो आपको नहीं पता होती. ठीक है, समटाइम. तो डिजीज़ में पर्सन मे नॉट बी अवेयर ऑफ हिज कंडीशन ऑफ बीइंग डिजीज्ड. नेक्स्ट टर्म है मोर्बिडिटी. मोर्बिडिटी क्या है? कंडीशन ऑफ बीइंग डिजीज. जब आप डिजीज प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, ठीक है, जब आपके अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मोर्बिडिटी. ठीक है, जैसे कि टीबी है, पैरालिसिस है, तो ये आपका मॉर्बिडिटी है. कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज कंट्रोल. डिजीज कंट्रोल में हमने करना क्या होता है? डिजीज कंट्रोल में हमारा जो एम होता है वो ये है कि हमने इंसिडेंस ऑफ डिजीज को कंट्रोल करना है. इंसिडेंस मीन प्रेजेंट या न्यू केसेस को हमने कंट्रोल करना है. ड्यूरेशन ऑफ डिजीज को कंट्रोल करना होता है आपने. इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन को कम करेंगे, और आप फाइनेंशियल बर्डन जो आपकी कम्युनिटी में है, आपकी कंट्री के इकोनॉमी स्टेट पे है, तो वो आपने कम करना होता है. तो ये आपका डिजीज कंट्रोल का कॉन्सेप्ट होता है कि आपने क्या क्या चीज़ें रिड्यूस करनी है. ठीक है, जिसमें हमने देखा कि इंसिडेंट्स आप कम करेंगे, उसके न्यू केसेस जो डिजीज़ के हैं वो कम करेंगे, डिजीज़ के ड्यूरेशन को कम करते हैं आप, इन्फेक्शन के इफेक्ट्स को, ठीक है, और फाइनेंशियल बर्डन को कम करने की कोशिश करते हैं. सो डिजीज़ कंट्रोल. द डिजीज़ एजेंट इज परमिटेड टू परसिस्ट इन द कम्युनिटी एट अ लेवल वेयर इट सीज टू बी अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम. तो इसमें डिजीज़ एजेंट आपकी कम्युनिटी के अंदर मौजूद होता है, लेकिन उस नौयत का नहीं होता कि ये आपको जो है नुकसान पहुंचा सके या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करे. ठीक है. डिजीज एलिमिनेशन क्या है? इट इज़ अ रीजनल प्रोसेस. दिस टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज. डिजीज एलिमिनेट करनी है, यानी कि आपने उसके ट्रांसमिशन की जो प्रोसेस है, उसका जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, आपने उसको ब्रेक डाउन करना है. एलिमिनेशन ऑफ मीजल्स एंड पोलियो फ्रॉम अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया. जैसे आपको पता है कि मीजल्स जो है वो एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है या एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन से ये फैल रहा है. तो जब आप चेन को ब्रेक डाउन करेंगे तो वो इन्फेक्शन वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट नहीं होगा. इसी तरह पोलियो जो है वो इंजेक्शन के थ्रू पोलियो वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो फिर अगर आप सैनिटरी मैयर्स ले लेते हैं तो फिर वो इन्फेक्शन आपको नहीं होता. तो आपने चेन या ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक डाउन करना है ताकि एजेंट वन इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक स्प्रेड ना हो. तो इसको कहते हैं डिजीज एलिमिनेशन. इसमें हम ट्रांसमिशन को इंटरप्ट कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट टर्म है डिजीज एरिडिकेशन. डिजीज एरिडिकेशन का मतलब क्या है? ये एक एब्सोल्यूट टर्म है
जिसका मतलब है टीयर आउट बाय रूट्स, ठीक है, यानी कि आपने जड़ से ही एक चीज़ को उखाड़ देना है, यानी कि उसका जो एजेंट है आपने उसको एग्जिस्ट ही नहीं करने देना। सो एक्सटर्मिनेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट वो कहलाता है आपका डिजीज़ एरिडिकेशन, कि उस एजेंट को, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को जब आप सिरे से ही ख़त्म कर दें तो वो आपका डिजीज़ एरिडिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। व्हाट इज नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज? डिजीज रिजल्ट फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन मैन एन एजेंट एंड एनवायरनमेंट। डिजीज कब होती है? जब आपके पास इंटरेक्शन होता है आपके एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट में, ठीक है। एजेंट क्या है? वो सोर्स जो आपको इन्फेक्शन कॉज कर रही है, वो ऐसी चीज़ जो आपको इन्फेक्शन कॉज कर रही है, दैट कुड बी इन अ फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंट्स, ठीक है। तो वो आपका एजेंट है जो आपको इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, जिसके अंदर जाके वो इन्फेक्शन कॉज करेगा, वो आपका होस्ट होता है। और जब इनका इंटरेक्शन एक इन्वायरमेंट में होता है तो ये आपका कहलाता है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, ठीक है। सो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ में हम इन तीनों का इंटरेक्शन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली जो स्टेज होती है प्री पैथोजेनेसिस फेज, बेसिकली क्या है? दिस इज प्रीलिमिनरी टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज। अब ये डिजीज के होने से पहले की ये स्टेज है, यानी कि इस स्टेज के अंदर आपका जो होस्ट है, आपका एजेंट, ये दोनों अभी तक इन्होंने आपस में इंटरेक्ट नहीं किया। एजेंट आपके होस्ट के अंदर एंटर नहीं हुआ, तो एंटर होने से पहले की जो स्टेज होती है ना वो कहलाती है प्री पैथोजेनेसिस फेज। इसमें जो 3 फैक्टर्स हैं, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, इसमें जो तीनों फैक्टर्स हैं ना वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। ये जो तीनों फैक्टर्स थे ये हमारे कहलाते हैं एपिडेमियोलॉजिकल या इकोलॉजिकल ट्रायड। जैसे कि आप अगर यहाँ पर देखें तो ये आपका इन्वायरमेंट है, ये होस्ट है और ये एजेंट है। ये तीनों फैक्टर्स आपका ट्रायड बनाते हैं, ठीक है। प्री पैथोजेनेसिस फेज के अंदर एजेंट और होस्ट का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, यानी कि जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हुआ, कोई भी डिजीज आपको नहीं हुई, तो वो कहलाएगी आपकी प्री पैथोजेनेसिस फेज, ठीक है। आगे नेक्स्ट आ जाती है पैथोजेनेसिस फेज। पैथोजेनेसिस फेज क्या है? दिस फेज बिगिंस विद द एंट्री ऑफ डिजीज एजेंट इनटू द सस्पेक्टेबल ह्यूमन होस्ट। अब इस स्टेज में क्या होगा? ये जो एजेंट है जो कि डिजीज कॉज कर रहा है, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, ये एंटर हो जाएगा आपके होस्ट के अंदर, ठीक है, और डिजीज कॉज करेगा। तो इस स्टेज को हम कहेंगे पैथोजेनेसिस फेज, यानी कि ऐसी फेज जिसके अंदर एजेंट और होस्ट और इन्वायरमेंट, इन तीनों का आपस में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड पैथोजेनेसिस फेज। नेक्स्ट इज इंक्यूबेशन पीरियड। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? पीरियड ऑफ अ टाइम बिटवीन एंट्री ऑफ डिजीज एजेंट इनटू द होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। यानी कि एजेंट, ये जो एजेंट है आपके होस्ट के अंदर एंटर हो गया, ठीक है, और एंटर होने के बाद जितना टाइम इसने लिया है फर्स्ट क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम को क्रिएट करने में, वो आपका ये सारा पीरियड कहलाएगा इंक्यूबेशन पीरियड। आई विल रिपीट कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। एजेंट जब होस्ट के अंदर एंटर हो रहा है, ठीक है, और फर्स्ट साइन एंड सिम्टम क्रिएट कर रहा है, तो इस पूरे टाइम पीरियड को जब वो एंटर होता है और फर्स्ट साइन एंड सिम्टम क्रिएट करता है, वो कहलाता है आपका इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट जब हम देखेंगे कि डिजीज एजेंट फैक्टर्स क्या है। डिजीज एजेंट फैक्टर्स में बेसिकली हम वो सारे फैक्टर्स देखते हैं जिसकी वजह से आपको डिजीज होती है, ठीक है। सो इट कुड बी टैंजिबल और नॉन टैंजिबल, यानी कि वो टचेबल भी हो सकते हैं, अनटचेबल, लिविंग, नॉन लिविंग, वो किसी भी फॉर्म में एजेंट हो सकता है जो कि आपकी बॉडी को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, पैथोलॉजिकल चेंजेस कॉज कर सकता है। सो दे आर कॉल्ड एजेंट्स फैक्टर फॉर डिजीज। अब जैसे इन्होंने क्लासीफाई किया हुआ है यहाँ पे, बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं हमारे पास। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में लिविंग फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि वायरसेस हैं, जब वो बॉडी के अंदर होते हैं तो वो लिविंग होते हैं, ठीक है। फंजाई है, बैक्टीरिया है, जब ये बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो ये डिजीज कॉज करते हैं। सो दीज आर बायोलॉजिकल एजेंट। न्यूट्रिएंट एजेंट्स कौन से होते हैं? ये वो एजेंट हैं जिनकी कमी की वजह से बॉडी जो है वो डेफिशिएंसी डिजीजेस का शिकार होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स हैं, वाइटामिन हैं। जब ये बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलती तो बॉडी जो है वो डेफिशिएंसी डिजीज का शिकार होती है। तो यानी कि बॉडी जो है वो अंडर चेंजेस प्रोसेस से गुजरती है। सो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी एक एजेंट का काम करती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट्स आते हैं। एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं, जैसे कि प्रोटीन एनर्जी से एनर्जी मालन्यूट्रिशन, इस वजह से मेरेस्मस हो सकता है, कैलोरी डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया है, ठीक है, आयरन आप सही नहीं ले रहे तो आपको अनीमिया है, ग्वाइटर हो गया है, ठीक है, और लाइक वाइज ओबेसिटी एंड नाइट ब्लाइंडनेस, जब आप कंटेंट को या तो कम ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा लेंगे तो जाहिर
जाहिर सी बात है ओबेसिटी हो जाएगी, वेट गेन होगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा, हार्ट इश्यूज़ होंगे। और अगर आप कम लेंगे तो उस वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। ठीक है। फिजिकल एजेंट्स क्या हैं? फिजिकल एजेंट एक्सपोजर टू एक्सेसिव हीट से एक्सपोजर हो, कोल्ड से, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट में जितने भी फैक्टर्स हैं, जब आपका इंटरेक्शन उनसे होता है तो वो दे एक्ट एज अ फिजिकल एजेंट। केमिकल एजेंट्स क्या हैं? अब केमिकल एजेंट्स दो तरह के होते हैं, एंडोजनस एंड एक्सोजनस। एंडोजनस वो एजेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर बाइल पाया जाता है, ठीक है, और कीटोन्स पाए जाते हैं। अब इनकी कमी हो जाए या ज़्यादती हो जाए तो इसकी वजह से भी आपकी बॉडी पे इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि जब बाइल आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए तो जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। कीटोसिस, जब फैट की ब्रेकडाउन हो जाए तो फिर इसकी वजह से कीटोन बॉडीज़ बन जाती हैं, ठीक है। और एक्सोजनस फैक्टर्स में अगर हम देखें तो ये वो एजेंट हैं जो आउटसाइड द ह्यूमन होस्ट होते हैं, जैसे कि एलर्जेंस हैं, मेटल फ्यूम्स हैं, डस्ट है, गैसेज हैं, ये सारे केमिकल एजेंट्स हैं जो कि एक्सटर्नल सोर्स हैं। मैकेनिकल एजेंट्स कौन से होते हैं? यानी कि इसमें हम लोग फ्रिक्शन और फोर्सेस की बात करेंगे। फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस जिसकी वजह से आपको क्रशिंग, टीयर या स्प्रेन या डिसलोकेशन हो जाए, ठीक है। तो ऐसे एक्सटर्नल सोर्स से जब आपका इंटरेक्शन हो तो वो आपका मैकेनिकल एजेंट का काम करता है। सोशल एजेंट्स क्या हैं? सोशल एजेंट में आपका सोशल इंटरेक्शन, और उस सोशल इंटरेक्शन में जो हर्डल्स आती हैं, जैसे कि पॉवर्टी है, स्मोकिंग है आपकी सोसाइटी के अंदर, एब्यूज़ है, ड्रग्स एंड अल्कोहल और अनहेल्दी लाइफस्टाइल, सोशल आइसोलेशन, मैटरनल डेप्रिवेशन, ये सारे आपके सोशल एजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि होस्ट फैक्टर्स क्या हैं। होस्ट फैक्टर्स में इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो आपके इंटरनल होते हैं, पर्सनलाइज्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि डेमोग्राफिक में जो भी इंडिविजुअल है उसका एज, सेक्स, उसकी एथनिसिटी, उसका एथिकल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो ये बहुत मैटर करता है कि उसको डिजीज़ किस तरह से होगी, किस नौयत की होगी, उसके प्रोग्नोसिस क्या होंगे। इसी तरह हम बायोलॉजिकली उसका जेनेटिक फैक्टर्स देखते हैं, जेनेटिक मेकअप देखते हैं, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, एंजाइम्स क्या है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, हाउसिंग, यानी कि जो इंडिविजुअल एजुकेटेड होगा जाहिर सी बात है उसको पता होगा कि इन्फेक्शन क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, चेन ऑफ इन्फेक्शन का, तो उसको ब्रेक डाउन भी करता है, ठीक है। ऐसा इंडिविजुअल जो इलिटरेट है, जिसको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है, तो इनका कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी पॉपुलेशन वनरेबल है। ऑब्वियसली वो जो कि अनएजुकेटेड होगी, ठीक है, जिनको अवेयरनेस नहीं होगी। इसी तरह ऑक्यूपेशन बहुत मैटर करता है। अगर आपकी ऑक्यूपेशन ऐसे एरिया में जो कि क्लीन है, जहाँ पे आपको साउंड माइंड और साउंड बॉडी, यानी कि आप पीसफुल माइंड के साथ काम कर सकते हैं, तो वो आपको आपकी हेल्थ को पॉजिटिवली इफेक्ट करेगी बनिस्बत उसके जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो, केमिकल एजेंट्स हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल हो, ठीक है। तो लाइफस्टाइल बहुत इफेक्ट करता है, जैसे कि लिविंग हैबिट्स कैसी हैं आपकी, न्यूट्रिशन, स्मोकिंग कैसी है, फिजिकल और एक्टिविटी कैसी है आपकी। तो फिर ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, हर बंदे की अपनी अपनी ये इंडिविजुअलिटीज़ में ये हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कैसे ज़्यादा वनरेबल हो सकता है या एट रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि इंटरनल इन्वायरमेंट आप पहले देखेंगे इंडिविजुअल का, ठीक है, डोमेस्टिक उसके घर का इन्वायरमेंट देखेंगे और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देखेंगे। अगर आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी कि उसके घर का बाहर का माहौल देखें या उसके घर का जो, अगर आप मैक्रो इन्वायरमेंट की बात करें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, तो उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो कंपोनेंट्स आ जाते हैं जैसे कि फिजिकल इन्वायरमेंट है, बायोलॉजिकल है और साइको सोशल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में होती है वो चीज़ें जो कि नॉन लिविंग है, जैसे कि वाटर, सॉइल, हाउसिंग और क्लाइमेट। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में वो चीज़ें देखेंगे जो कि लिविंग है, ठीक है, और सराउंड करती है एक इंडिविजुअल को, लाइक वायरसेस, माइक्रोब्स, रोडेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट बनाते हैं एक इंडिविजुअल का। साइको सोशल इन्वायरमेंट में उसके कल्चर, वैल्यूज़, बिलीव्स और कस्टम, तो ये बनाएंगे उसका साइको सोशल इन्वायरमेंट। सो फॉर्थ हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, हमने ये देखा कि कौन से ऐसे एजेंट हैं जो कि इंडिविजुअल को डिजीज़ कॉज करते हैं। हमने क्लासीफाई किया उन एजेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोलॉजी, लिविंग है, नॉन लिविंग है, न्यूट्रिशन के बेसिस पे, फिजिकल एजेंट पे, केमिकल्स पे, मैकेनिकल एजेंट्स पे, सोशल एजेंट्स पे। फिर हमने देखा कि इंडिविजुअल ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक इंसान को वनरेबल बनाते हैं। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हम लोगों ने मैक्रो इन्वायरमेंट में ये फैक्टर्स देखे, ऐसा इन्वायरमेंट जो कि आपको सराउंड कर रहा है, जिसमें आपके फिजिकल इन्वायरमेंट आ जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट आ जाता है, आपकी लिविंग सराउंडिंग्स आ जाती हैं, और साइको सोशल में आपके कल्चर, वैल्यूज़ और बिलीव्स आ जाते हैं।
नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे लेवल्स ऑफ प्रिवेंशंस, ठीक है, क्योंकि अगर हम अब डिज़ीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा कि डिज़ीज़ क्या है, इलनेस क्या है, एजेंट्स कौन से हैं जो डिज़ीज़ कॉज करते हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनके थ्रू आप उन डिज़ीज़ के स्प्रेड को रोक सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले है इसमें प्राइमोडियल प्रिवेंशन। आप देखेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन देखेंगे, सेकेंडरी और टर्शरी प्रिवेंशन, 4 तरह की हमने इसमें प्रिवेंशंस देखनी है। सबसे पहले है प्राइमोडियल प्रिवेंशन। प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या है? प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज़ एक्चुअली प्रिवेंशन इन क्रॉनिक डिजीज़। अच्छा, इसमें हमने प्रिवेंट करना है क्रॉनिक डिजीज़ को होने से। अब ये कैसे होगा? एक इंडिविजुअल है, ठीक है, वो स्मोकिंग कर रहा है, ऑब्वियसली अब वो वनरेबल है कि उसको क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ हो सकती है, उसको लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल रिस्क पे है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ हिज इंटरेक्शन। तो ऐसा इंडिविजुअल जो कि रिस्क पे है, तो हमने प्रिवेंट करना है कि उसको कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ ना हो, तो ये कहलाती है आपकी प्राइमोडियल प्रिवेंशन। प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज़ एक्चुअली प्रिवेंशन इन क्रॉनिक डिजीज़। आपने प्रिवेंट करना है क्रॉनिक डिजीज़ को होने से, जैसे कि कैंसर है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है। इन प्राइमोडियल प्रिवेंशन एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स डिस्करेजिंग। अब इसमें ये आप करते कैसे हैं? ये हम ऐसे करते हैं, हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू, मास मीडिया मूवमेंट के थ्रू हम लोगों में अवेयरनेस लेके आते हैं, अब उनकी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, ठीक है, ताकि अगर वो किसी चीज़ को पे रिस्क पे है तो वो उनको डिज़ीज़ क्रॉनिक फॉर्म में ना हो, ठीक है। वो डिज़ीज़ अगर उनमें अपेयर हो गई है तो वो क्रॉनिसिटी की तरफ ना जाए, तो इसमें इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो हमने प्रिवेंट करना होता है कि क्रॉनिक डिजीज़ ना हो, तो दैट इज़ कॉल्ड आवर प्राइमोडियल प्रिवेंशन। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रिवेंशन। क्या है प्राइमरी प्रिवेंशन? बेसिकली क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज एन एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज़, यानी कि वो सारे एक्शन जो आप लेते हैं इंटरेक्शन ऑफ एजेंट और होस्ट से पहले, यानी कि आपका एजेंट और होस्ट अब वो इंटरेक्ट नहीं हुआ उससे पहले जितने भी आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे वो कहलाते हैं आपकी प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमोडियल में ये था कि इंटरेक्शन था, एक इंडिविजुअल है वो स्मोकिंग कर रहा है, आपने ये प्रिवेंट करना है कि उसको क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ ना हो जाए, लंग कैंसर ना हो जाए, तो आप उसकी उस हैबिट को छुड़वाते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन में आपने पहले से ही लोगों को अवेयरनेस देनी है ताकि उनका इंटरेक्शन ही ना हो किसी भी ऐसी चीज़ से जो उनके लिए हार्मफुल हो, ठीक है। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन आप कैसे करते हैं? हेल्थ प्रमोशन के ज़रिए से और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के ज़रिए से। हेल्थ प्रमोशन के लिए आप हेल्थ कैंपेन्स करेंगे, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन से जैसे कि बच्चों को एट बर्थ ही इम्यूनाइजेशन लगाई जाती है, वो इसलिए ताकि डिज़ीज़ के इंटरेक्शन से पहले, एजेंट के इंटरेक्शन से पहले ही उनको इम्यून बनाया जाए। तो ऐसे स्टेप्स जो हम किसी भी चीज़ या किसी भी बीमारी के होने से पहले लेते हैं ना, वो कहलाते हैं आपके प्राइमरी प्रिवेंशन। अब नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रिवेंशन। क्या है सेकेंडरी प्रिवेंशन? इट इज़ अप्लाइड इन अ पैथोजेनेसिस फेज। सेकेंडरी प्रिवेंशन, अब क्या हुआ कि डिजीज़ एजेंट ने और होस्ट ने इंटरेक्ट कर लिया आपस में, ठीक है, इसकी वजह से अब डिज़ीज़ तो हो गई। अब इस डिज़ीज़ को हमने ये करना है कि ये डिज़ीज़ स्वेयर ना हो, क्रॉनिक ना हो, तो इसके लिए जो हमने स्टेप्स लेने हैं वो कहलाएंगे क्रॉनिक प्रिवेंशन। और ये कैसे होंगे? जब आप अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। सो इट इज़ अप्लाइड इन अ पैथोजेनेसिस फेज। अब ये वो फेज़ है जिसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। एक्शंस लिए जाएंगे ताकि आप रोक सकें प्रोग्रेस ऑफ डिज़ीज़ को उसकी अर्ली स्टेज पे, ठीक है, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। और ये होती है अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट के ज़रिए से। लेकिन ये इतना परफेक्ट टूल नहीं है जितना परफेक्ट टूल प्राइमरी प्रिवेंशन। ऑब्वियसली अगर आप एहतियात पहले कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि डिज़ीज़ हो जाए और आप उसको कंट्रोल करने की कोशिशें करें। नेक्स्ट, third most step is tertiary prevention. When the disease process has advanced beyond its early stage, prevention is done by tertiary prevention. यानी कि हमने प्राइमरी प्रिवेंशन में देखा कि हमने हेल्थ प्रमोशन करनी है और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करनी है ताकि डिजीज़ एजेंट का और होस्ट का इंटरेक्शन ही ना हो, ठीक है। फिर हमने सेकेंडरी स्टेज में ये देखा कि एजेंट का और होस्ट का इंटरेक्शन हो गया है और डिजीज़ हो गई है, तो हमने डिजीज़ की स्वेरिटी को प्रिवेंट करना है। टर्शरी प्रिवेंशन में ये होता है कि वो डिज़ीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है। अब इस स्टेज में हमने क्या करना है? हमने डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करना है और मज़ीद नुकसान से बचाना है, ठीक है। इसके लिए हमने जो है डिसेबिलिटी लिमिटेशन स्टेप्स लेने हैं और इंडिविजुअल को रिहेबिलिटेट करना है ताकि वो मैक्सिमम अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग को खुद परफॉर्म कर सके, जितना वो इंडिपेंडेंट हो सकता है उसको इंडिपेंडेंट करना है। तो टर्शरी प्रिवेंशन में जो है जिस तरह के पैलिएटिव केयर भी इन अ फॉर्म ऑफ
ऑफ कह सकते हैं, या जितने भी एंड अप्रोच केयर्स आ जाती हैं वो इसमें आ जाती हैं, या ये कह सकते हैं कि रिहेबिलिटेट करना और मज़ीद डिसेबिलिटी से प्रिवेंट करना, ये आपकी टर्शरी प्रिवेंशन में आता है, क्योंकि अब डिज़ीज़ जो है वो स्प्रेड हो चुकी है बियॉन्ड इट्स अर्ली स्टेज, सो दैट इज़ इन टर्शरी प्रिवेंशन। सो अब हम इसे कंक्लूड करेंगे, हम अपने लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन को। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन बेसिक 3 होते हैं। प्राइमोडियल प्रिवेंशन एक एक्स्ट्रा स्टेप्स है, लेकिन वो भी इसका पार्ट ही है, ठीक है, तो उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। प्राइमोडियल प्रिवेंशन हमने इसमें पढ़ा, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन। इनके अगर आप ये बेसिक स्टेप्स याद रखें ना, कि प्राइमरी प्रिवेंशन में आपने क्या करना है, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करनी है। हेल्थ प्रमोशन करना है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देनी है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन का आपका एजेंडा ये है कि आपने इसमें ये 2 स्टेप्स करने होते हैं, ठीक है। हेल्थ को प्रमोट करना है और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देनी है थ्रू इम्यूनाइजेशन, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन आपकी कैसे होती है, अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है, और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट के थ्रू। तो इसमें आपने अर्ली डायग्नोस करना है और प्रॉम्प्ट ट्रीट करना है उस चीज़ को। और जो टर्शरी प्रिवेंशन है, इसमें 2 बेसिक चीज़ें आती हैं, डिसेबिलिटी को लिमिट करना है और रिहैबिलिटेशन करनी है। सो प्राइमोडियल प्रिवेंशन तो हमने पहले ही देखा था ना, कि हमने प्रिवेंट करना है क्रॉनिक डिजीज़ को, प्रिवेंट करना है क्रॉनिक डिजीज़ को। सो लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हमने इसको अब समराइज़ किया। प्राइमोडियल प्रिवेंशन, जिसमें हमने प्रिवेंट करना है क्रॉनिक डिजीज़ को। प्राइमरी प्रिवेंशन यानी कि इनिशियल स्टेप है, इसके अंदर आप हेल्थ प्रमोशन करेंगे और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करेंगे। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमने देखा कि हमने अर्ली डायग्नोसिस करना है और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करना है, यानी कि एज सून एज पॉसिबल डायग्नोस करने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। और टर्शरी प्रिवेंशन में आपने डिसेबिलिटी को लिमिट करना है और रिहैबिलिटेशन की तरफ लेके आना है इंडिविजुअल को। अब मोड्स ऑफ प्रिवेंशन में उन्होंने उसी फैक्टर्स को जो पीछे हम लोगों ने पढ़े हैं उसी को उन्होंने समराइज़ किया। हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो कि पार्ट था प्राइमरी प्रिवेंशन का, अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट जो कि सेकेंडरी प्रिवेंशन में है, और डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन जो टर्शरी प्रिवेंशन है। इन सारे स्टेप्स को आप यूज़ कैसे करते हैं वो अब हम देखेंगे। हेल्थ प्रमोशन आपने करनी है। हेल्थ प्रमोशन कैसे होती है, हेल्थ एजुकेशन के ज़रिए से आपने अपनी कम्युनिटी को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना है, यानी कि ऐसे हैज़र्ड्स जो कि इन्फेक्शन, डिजीज़ या डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, आपने उनको मॉडिफाई करना है। न्यूट्रिशन इंटरवेंशन करनी है, डेफिशिएंसी डिजीज़ है तो उसके लिए पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन होता रहना चाहिए ताकि आप अर्ली डायग्नोस और ट्रीट कर सकें। सेक्स एजुकेशन देनी है इंडिविजुअल्स को, जेनेटिक काउंसलिंग करवानी है आपने, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवानी है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपके हेल्थ प्रमोशन में आते हैं, और हेल्थ प्रमोशन आपका कंपोनेंट है पार्ट ऑफ योर प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंड, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या होती है, ऐसी प्रोटेक्शन जो आप स्पेसिफिकली करते हैं किसी ना किसी चीज़ को टारगेट करते हुए, जैसे कि डेफिशिएंसी डिजीज़ है, स्कर्वी है जो कि विटामिन सी से होती है, आप विटामिन सी दे दें। रिकेट्स जो कि कैल्शियम और विटामिन डी से होता है तो आप इन चीज़ों को रिप्लेस करें। बॉडी के अंदर बेरीब्री विटामिन बी से होता है तो आप वो दे दें। इसी तरह टारगेटेड जितने भी कम्युनिकेबल इन्फेक्शन हैं, डिजीज़ हैं, उसको ट्रीट करने के लिए आप इम्यूनाइजेशन करवाएं, तो ये आपका आता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर, ठीक है। इसी चीज़ों को उन्होंने आगे डिफ़ाइन किया हुआ है कि आपने ट्रीट करना है तो आप हेल्थ प्रोटेक्शन कैसे करवाएंगे। प्रोफाइलैक्सिस देते हैं इन फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स या केमिकल्स, ठीक है, या मेडिसिन, ताकि उस डिज़ीज़ को आप रोका जा सके, और अगर डिजीज़ हो गई है तो उसके प्रोग्रेशन को रोका जा सके। अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट में क्या आता है कि अब बॉडी के अंदर मोर्फोलॉजिकल चेंजेस आ गई हैं, लेकिन वो इतनी स्वेयर नहीं है कि उसको रिवर्ट ना किया जा सके। तो अगर आप अर्ली डायग्नोस कर लेंगे तो आप इनिशियल स्टेजेस में उनको रोक लेंगे और उसको रिवर्सल की तरफ लेके जा सकते हैं। सो अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट में आपने स्प्रेड को और उसकी स्वेरिटी को रोकना है, ठीक है। और ये कैसे हो सकता है, जैसे कि अगर आपको सस्पेक्ट है कि एक इंडिविजुअल है, उसको काफ़ी देर से खांसी है, ब्लड आ रहा है उसके स्प्यूटम के अंदर, तो आप स्प्यूटम टेस्टिंग करवा लें ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि उसको टीबी है कि नहीं है, ताकि उसकी स्वेरिटी से, मेलरी टीबी से या स्प्रेड से आप बचा सकें, ठीक है। तो इसी तरह अर्ली स्क्रीनिंग हो जाए, मेमोग्राफी हो जाए तो आपको पता चल जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं है, तो आप उसको उसी स्टेज पे रोक लेते। कि डिसेबिलिटी क्या होता है, इम्पेयरमेंट क्या होता है, हैंडीकैप क्या होता है।
डिसेबिलिटी होता है लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म ना कर पाना, ये कहलाती है आपकी डिसेबिलिटी। इम्पेयरमेंट होता है जब आपका साइकोलॉजिकल या फिजिकल किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो वो कहलाती है आपकी इम्पेयरमेंट, ठीक है। और हैंडीकैप क्या है, ये डिसएडवांटेज, इस इम्पेयरमेंट की वजह से जो आपको डिसएडवांटेज होता है वो कहलाता है आपका हैंडीकैप। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन किया है कि लेट्स सपोज एक इंडिविजुअल, उसको एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट की वजह से उसको कोई डिजीज़ या डिसऑर्डर हो गया है, ठीक है, जैसे कि लॉस ऑफ फुट है, तो किसी भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का खो जाना, ठीक है, या साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस आ जाना, वो कहलाता है इम्पेयरमेंट, ठीक है। उस इम्पेयरमेंट की वजह से आप अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो कहलाएगा आपका डिसेबिलिटी, ठीक है। और इन इम्पेयरमेंट की वजह से डिसेबिलिटी हुई और ये जो नुकसान है ये कहलाएगा आपका हैंडीकैप, ठीक है। सो ये जो डिसएडवांटेज है ऑफ इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी, तो ये कहलाता है आपका हैंडीकैप। सो सबसे पहले आपकी इम्पेयरमेंट आती है, आपकी नॉर्मल एनाटॉमी में खलल आता है किसी तरह से भी, ठीक है, उसकी वजह से आप अपना डेली रूटीन फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, वो कहलाती है आपकी डिसेबिलिटी। और ये जो डिसएडवांटेज है ये कहलाता है आपका हैंडीकैप, ठीक है। सो रिहैबिलिटेशन में हमने हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनल एबिलिटी की तरफ उसको लेके आना है, यानी कि रिहैबिलिटेट करना है इंडिविजुअल को, कि जो जिस भी चीज़ की कमी हो गई है उसकी लाइफ के अंदर या जो स्ट्रक्चर उसका डिस्टर्ब हुआ है, आपने उसको कंपनसेट करना है इस फॉर्म से कि उसका जितना भी वोकेशनल है, ऑक्यूपेशनल है, या किसी भी चीज़ में जहाँ पे वो लैक कर रहा है तो आप उसको सब्सटीट्यूट करेंगे, तो दैट इज़ योर रिहैबिलिटेशन। यहाँ पे उन्होंने टाइप्स ऑफ रिहैबिलिटेशन को एक्सप्लेन किया। मेडिकल रिहैबिलिटेशन क्या होता है कि अगर कोई भी मेडिकल पैथोलॉजी है, नी ख़राब हो गया है, नी को रिप्लेस करना है, वो करें, तो दैट इज़ मेडिकल रिहैबिलिटेशन। ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन ये होता है कि आपने उसको डे परफॉर्म के वो एबिलिटी टू परफॉर्म नेसेसरी डेली एक्टिविटीज़ उसकी तरफ उसको लेके आना है, ऑक्यूपेशन की तरफ लेके आना है, तो दैट इज़ ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन। वोकेशनल रिहैबिलिटेशन में उसको सोर्स ऑफ अर्निंग को आपने बेहतर करना है। सोशल रिहैबिलिटेशन में उसका सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, सोशल रिलेशनशिप उसको बेहतर करेंगे। साइकोलॉजिकल में उसका सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट, उसकी डिग्निटी, उस पर काम करेंगे। तो एम हमारा ये है कि वो जो इंडिविजुअल है जो कि इफ़ेक्ट हुआ है किसी भी तरह से, उसको यूज़फुल प्लेस ऑफ सोसाइटी में हम दोबारा लेके आए ताकि वो अपना यूज़फुल रोल जो है वो प्ले कर सके। आगे वही उन्होंने एक्सप्लेन किया मोड्स ऑफ इंटरवेंशन कि टीबी है, किसी इंडिविजुअल को लेट्स सपोज टीबी हो गई है, तो आप लेवल ऑफ प्रिवेंशन को कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। अब टीबी है, हेल्थ प्रमोशन कैसे करोगे, आप उन्हें न्यूट्रिशन गाइडेंस देंगे, आप उन्हें एडुकेट हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे, सैनिटेशन से रिगार्डिंग बताएंगे, मेडिकल चेकअप के रिगार्डिंग बताएंगे, तो ये स्टेप्स कहलाएंगे आपके हेल्थ प्रमोशन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन टीबी में क्या है कि आप कीमोप्रोफाइलेक्सिस, आप आइसोनाइजर दे रहे हैं, उसको मेडिसिन दे रहे हैं टीबी के अगेंस्ट, तो वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, या इम्यूनाइजेशन करवा रहे हैं, वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। अर्ली डायग्नोस करने के लिए कौन से टेस्ट होते हैं, एक्सरे, स्प्यूटम टेस्ट होता है, मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है, इनके थ्रू अर्ली डायग्नोज होगा। प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट के लिए आप डॉट्स अप्रोच यूज़ करते हैं जिसमें आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं कि इंडिविजुअल अपनी मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे ले रहा है कि नहीं ले रहा, ठीक है। इनिशियल फेज में आप क्या करते हैं, 4 ड्रग्स देते हैं 2 माह के लिए, आइसोनाइजर, रिफेम्पिसिन, प्रोजेनामाइड एंड एथम्ब्यूटोल, ये 2 माह के लिए देते हैं। और आगे 7 माह के लिए 2 मेडिसिन आप कर देते हैं जिसमें आइसोनाइजिड है और रिफेम्पिसिन। डिसेबिलिटी को लिमिट करने के लिए आप उसकी फिजियोथेरेपी करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं नेसेसरी, और रिहैबिलिटेशन के लिए आप उसको ऑक्यूपेशनल सोर्स प्रोवाइड करते हैं, उसकी ऑक्यूपेशन चेंज करते हैं, वर्किंग आवर्स को एडजस्ट करते हैं और सिलेक्टिव एम्प्लॉयमेंट देते हैं ताकि उसकी जो है वो हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई किया जा सके। ये एग्जाम्पल थी टीबी के। और इसी तरह अगर किसी को हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसको हेल्थ एजुकेशन आप कैसे देंगे, उसकी डिजीज़ से रिगार्डिंग उसको इन्फॉर्मेशन देंगे, न्यूट्रिशन, आप उसकी न्यूट्रिशन से रिगार्डिंग उसको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, मेडिकल चेकअप देंगे, रेगुलर फॉलोअप करवाएंगे उसका। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए, जैसे आपको पता है कि हाइपरटेंशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर को कौन कौन सी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है, सॉल्ट इनटेक, स्मोकिंग, ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, तो इन चीज़ों को मॉडिफाई करेंगे, वॉकिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल उसका लेके आएंगे। और अर्ली डायग्नोसिस के लिए आप ब्लड प्रेशर की 3 कंसेक्टिव रीडिंग्स उसकी विजिट्स पे लिया करेंगे, तो जिससे आप अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं कि वो जो उसकी एलिवेटेड रीडिंग है वो एक्चुअल उसका डायग्नोज है या नहीं है। डिसेबिलिटी को लिमिट करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन दी जाती हैं, ठीक है, साइकोथेरेपी
और जो है वो डिस्ट्रैक्शन या डाइवर्जन और डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और डिफरेंट चीज़ों के ज़रिए से हम उसको डिसेबिलिटी को लिमिट करने की कोशिश करेंगे और रिहैबिलिटेट करेंगे इंडिविजुअल को बैक टू द सोसाइटी। नेक्स्ट हमारा था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? बेसिकली दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि 7 अप्रैल 1948 को एग्जिस्टेंस में आई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ हर इंडिविजुअल को प्रोवाइड की जा सके। और हाउ डज़ इट वर्क? इसका फंक्शन ये है कि ये गवर्नमेंट को डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ ये कोलैबोरेटिवली काम करता है और उनको असिस्ट करता है कि वो हेल्थ सर्विसेज को कैसे इम्प्रूव कर सके और हेल्थ सर्विसेज को ग्रास रूट लेवल तक कैसे प्रोवाइड करे। ठीक है, ये प्रमोट करता है आपकी एजुकेशन को, ठीक है, आपके न्यूट्रिशन सैनिटेशन को और आपकी वर्क इन द फील्ड ऑफ योर मेंटल हेल्थ। जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं टू योर हेल्थ। इसी तरह रिसर्च में, कोलैबोरेशन में, डाटा कलेक्शन में और फैमिली हेल्थ के ऊपर इसने काम करना होता है। सो WHO के बारे में हमने पढ़ा कि WHO क्या है? दिस इज़ बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि 7 अप्रैल 1948 को एग्जिस्टेंस में आई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसका एम ये है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ शुड बी प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, जिसके लिए ये डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ कोलैबोरेटिवली काम करता है ताकि हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, एजुकेशन पे काम किया जा सके, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, सैनिटेशन को इम्प्रूव किया जा सके, लोगों की मेंटल हेल्थ पे काम किया जा सके, रिसर्च पे काम करते हैं ये और कॉपरेट करते हैं प्रोफेशनल ग्रुप्स का। कॉपरेशन, देयर इज अ कॉपरेशन अमंग साइंटिफिक प्रोफेशनल ग्रुप्स। वाइटल स्टेटिस्टिक्स इससे ड्रॉ किए जाते हैं जिससे आगे अप्रोचेस में और आगे प्लानिंग में हेल्पफुल होता है और फैमिली हेल्थ को प्रमोट करता है ये। तो यूनिसेफ, आगे हम वर्ल्ड हेल्थ के बाद यूनिसेफ हमारी ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है एंड दिस इज़ बेसिकली फॉर the United Nations International Child Emergency Fund. This fund was basically made for the support of children. तो ये टारगेट करता है आपके चिल्ड्रंस को, ठीक है। इसका बेसिक एम ये था कि जितने भी वॉर अफेक्टेड बच्चे हैं उनको एडवोकेट, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और उनकी वेलफेयर के लिए काम किया जा सके। सो 1946 इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। सो यूनिसेफ, दिस इज़ बेसिकली टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू वॉर अफेक्टेड चिल्ड्रंस। इसका फंक्शन ये उन्होंने बताया कि चाइल्ड की हेल्थ के, उसके न्यूट्रिशन के लिए, उसकी वेलफेयर के लिए काम करता है और उसकी एजुकेशन को प्रमोट करता है। यूनिसेफ इन पाकिस्तान में यूनिसेफ का टारगेट ये है कि हेल्थ और न्यूट्रिशन बच्चों के ग्रास रूट लेवल पे इम्प्रूव की जाए। यूनिसेफ इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन इम्यूनाइजेशन के इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल जो पाकिस्तान का बनाया गया है उस पर सारे इम्प्लीमेंट करें। पोलियो एरिडिकेशन में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है पाकिस्तान के लिए, एजुकेशन में ताकि हर बच्चे की प्राइमरी एटलीस्ट एजुकेशन कंप्लीट हो। चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं उन्होंने, ब्यूरोज बनाए हैं जहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाता है। वाटर हाइजीन और सैनिटेशन पे ये एम्फेसिस करते हैं बिकॉज सेफ एंड क्लीन वाटर इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ एंड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, इमरजेंसी, नेचुरल डिजास्टर। एंड टॉपिक्स हैं हमारे पास कि मेडिकल केयर क्या है और हेल्थ केयर क्या है। हेल्थ केयर एक ब्रॉड टर्म है, यानी कि होलिस्टिक केयर, जो पूरी की पूरी केयर होती है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशो कल्चरल या इंटरेक्शनल, जितनी भी केयर होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो हम वो टर्म यूज़ करते हैं वो कहलाती है आपकी हेल्थ केयर। इसका जो एक बेसिक यूनिट है वो मेडिकल केयर है, यानी कि ये प्रॉब्लम फोकस्ड, नीड बेस्ड होती है ये, ठीक है। तो हेल्थ केयर इज़ अ ब्रॉड टर्म, होलिस्टिक केयर, जबकि जो मेडिकल केयर इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ हेल्थ केयर जो हम स्पेसिफिकली जो फिजिशियन प्रोवाइड कर रहा है या डायरेक्टली फिजिशियन टू दी इंडिविजुअल हु इज़ सिक या हु इज़ एट नीड। प्रिंसिपल कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर के हमने पढ़े अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज की होना, उनकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, हर इंडिविजुअल को अफोर्डेबल होना चाहिए हर इंडिविजुअल के लिए, और वो एक्सेप्टेबल हो अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर, देयर सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। सो हेल्थ सिस्टम में हमने पढ़ा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन that are planning, working and implementing their services to improve the health. एम उनका क्या था? हेल्थ डेवलप करना। कॉन्सेप्ट ह्यूमन है और डिजीज़ है, डिजीज़ प्रिवेंशन। आइडियाज़ ये हैं कि हर इंडिविजुअल को इफ़ेक्टिव केयर प्रोवाइड की जा सके। ऑब्जेक्टिव्स हैं थ्रू कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके ज़रिए से प्रोवाइड कर रहे हैं? हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स हैं, और पर्सनस जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रोवाइडर्स हैं और जो लोग ले रहे हैं वो कंज्यूमर्स हैं हमारे पास, ठीक है। इसी तरह हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा
ताकि जनरेशन के मीटिंग द नीड्स ऑफ टुडेज जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम इस चीज़ों पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि हमने अपनी प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स भी पूरी करनी है, वाइल ऑल्सो कीपिंग इन माइंड कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी कौन से ऐसे स्टेप्स होंगे जो कि बेनिफिशियल होंगे। इसी तरह सोशल एक्शन प्रोग्राम्स थे, सोशल एक्शन प्रोग्राम जो कि 1992-1998 में बनाए गए थे, इनके भी 5 प्रायोरिटी एरियाज थे। एजुकेशन, ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज जो कि बेसिक हेल्थ यूनिट और रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स में प्रोवाइड की जाती हैं, न्यूट्रिशन और वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और फैमिली प्लानिंग, ये सोशल एक्शन प्रोग्राम के कंपोनेंट्स थे। जब उन्होंने इन 5 प्रायोरिटी एरियाज में कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया तो वो कहलाता है आपका सोशल एक्शन प्रोग्राम 2, ठीक है, क्योंकि इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी हो गई। इसी तरह मैकियंस कॉन्सेप्ट ये था कि कोई भी डिजीज़ होती है उसकी 4 कैटेगरीज होती हैं, या प्री नेटल डिजीज़ डिटर्मिन, ऐसी डिजीज़ जो फर्टिलाइजेशन पे डिटर्मिन होती है, ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन पे डिटर्मिन होती हैं, और कुछ डिजीज़ होती हैं पोस्ट नेटल आफ्टर बर्थ होती हैं, डेफिशिएंसी की वजह से या माल एडॉप्शन की वजह से। जब आप चीज़ों को अच्छे से अडॉप्ट नहीं करते या उसका मिस यूज़ करते हैं, लाइफस्टाइल आपका ठीक नहीं होता, तो उसकी वजह से होता है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,